नमस्कार। आज हम विधि के शासन के बारे में चर्चा करेंगे और विधि के शासन से क्या अभिप्राय है, ब्रिटेन के अंदर इसका क्या महत्व है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, सीमाएं क्या हैं और विधि के शासन का क्या अर्थ है और विभिन्न विद्वानों द्वारा इस पर अपने जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो क्या हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विधि के शासन का अर्थ क्या है या किसे विधि का शासन कहा जाता है और ब्रिटेन में इसका क्या महत्व है। विधि का शासन ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। यह उस लंबे संघर्ष का परिणाम है जो ब्रिटिश जनता ने सैकड़ों वर्ष तक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किया। ब्रिटिश शासन प्रणाली में निरंकुश प्रभुता और स्वेच्छाचारिता के लिए कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः वहाँ विधि का शासन है, प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है तथा न्यायपालिका स्वतंत्र है। इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा विधि के शासन द्वारा ही होती है। ब्रिटिश नागरिक उसे अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रताओं का रक्षा कवच मानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि विधि के शासन के ऊपर डाइसी के क्या विचार हैं या डाइसी इस बारे में क्या कहता है। तो डाइसी के अनुसार विधि का शासन से हमारा अभिप्राय केवल ये नहीं है कि इसमें कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, परंतु यह भी है कि प्रत्येक चाहे उसका पद या अवस्था कुछ भी हो, साधारण विधि के अधीन है और साधारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। डाइसी ने अपनी पुस्तक संविधान की विधि में विधि के शासन के 3 पक्ष बताए हैं। तो सबसे पहला है, क्या पक्ष बताए उन्होंने, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। और तीसरा है, इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। तो सबसे पहला है कि बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये सही है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए, यानी कि उसने उस समय में प्रचलित किसी कानून का, किसी सिद्धांत का, किसी नियम का उल्लंघन किया हो, ये सिद्ध हो जाए तभी उसे दंडित किया जाएगा, अदरवाइज उसे दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। तो कानून से परे नहीं है मतलब सभी व्यक्ति कानून के नियंत्रण में है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं कानून से ऊपर हूँ, चाहे कोई वो उसकी पद या अवस्था कुछ भी है, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई अधिकारी हो या आम नागरिक, सब कानून के नियंत्रण में आएंगे। कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। यदि एक आम नागरिक कानून का उल्लंघन करता है तो वो भी दंडित होगा, और यदि एक मंत्री कानून का उल्लंघन करता है तो वो उसी प्रकार दंडित होगा जिस प्रकार की एक आम नागरिक होता है। तो कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। तीसरा है, इसके अंदर इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। तो विधि के शासन का ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि संविधान के मूल सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं जो न्यायालय द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। न्यायालयों के सामने समय समय पर कई ऐसे विवाद आते हैं जिनके प्रमुख मुद्दे होते हैं, जैसे नागरिक किन परिस्थितियों में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं, पुलिसमैन कब और क्यों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, तथा किसी जनसभा को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है। यह न्यायालय ने जो निर्णय दिए उसमें उन अधिकारों का स्वरूप स्पष्ट हुआ और साथ ही कुछ नए अधिकारों को मान्यता भी मिली। तो इस प्रकार इस प्रकार से इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। अब हम देखते हैं ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। या इंग्लैंड अपनी स्वस्थ कानूनी व्यवस्था तथा उत्तम न्याय प्रणाली के लिए विश्वविख्यात है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है विधि का शासन। विधि के शासन का मतलब हमने देख ही लिया कि इसमें कानून का शासन है, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं है। सभी आम नागरिक और खास नागरिक सब कानून के नियंत्रण में आएंगे। विधि अथवा कानून का शासन ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इंग्लैंड में सरकारी कर्मचारी तथा गैर सरकारी अथवा साधारण व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है।
प्रोफेसर डाइस ने कहा भी है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक प्रत्येक अधिकारी किसी भी अन्य नागरिक की तरह अपनी गैर कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। तो विधि के शासन का मतलब होता है विधि का शासन। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो, श्रेणी का हो, उच्च श्रेणी का, निम्न, सब कानून के नियंत्रण में आएंगे, सब विधि के नियंत्रण में रहेंगे, सबको विधि की पालना करनी आवश्यक होगी। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ब्रिटिश न्यायपालिका अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाएगी। न्यायाधीशों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। उनकी नियुक्ति दलबंदी से परे होगी। अधिकतर न्यायाधीश अनुभवी सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से लिए जाएंगे। उनकी पदावधि भी सुरक्षित होगी। उनकी नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए की जाएगी। वे अपने पदों पर सदाचरण तक बने रहेंगे। कार्यपालिका उन्हें अपनी इच्छानुसार पद से नहीं हटा सकती। किसी भी न्यायाधीश को केवल तभी हटाया जाएगा जब संसद के दोनों सदन इस संबंध में सिफारिश करें। इनको पर्याप्त वेतन मिलेगा ताकि वे रिश्वत लेने के लोभ से बचे रहें। अंत में उनका कार्यकाल में उनकी सेवा की शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि न्यायाधीश जो है निर्भीकता से, स्वतंत्रता से और निष्पक्षता से न्याय कार्य कर सके। अगला है इसके अंदर जूरी प्रथा। तो ब्रिटिश न्याय प्रणाली की एक प्रमुख अन्य विशेषता जूरी प्रथा है। जूरी पद्धति का अर्थ न्याय व्यवस्था में साधारण नागरिकों को शामिल करना होता है। जूरी के सदस्य अपने अनुभव तथा सामान्य ज्ञान के आधार पर ये निर्णय करते हैं कि तथाकथित अपराधी दोषी है या निर्दोष। इंग्लैंड में जूरियों का प्रयोग फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों में किया जाता है। अगला इसके अंदर संसद की सर्वोच्चता। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। इसका आशय यह है कि अमेरिका और भारत के समान ब्रिटेन में न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो हमारे यहाँ दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, वो अधिकार ब्रिटेन के न्यायपालिकाओं को प्राप्त नहीं है। और ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, वो हर विषय पर विधि बना सकती है और उसके द्वारा बनाई गई विधियों को न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। अगला है इसके अंदर न्याय कानून का असंहिताबद्ध रूप। तो ब्रिटेन के अंदर जो है कानून है वो सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगा कि हमने जहाँ पढ़ा था ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं में कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसका अधिकांश भाग अलिखित है, उसका केवल 20% भाग ही लिखित है। तो इसलिए ये वहाँ पर जो कानून है वो असंहिताबद्ध रूप में है, उसको कोडिफाई नहीं किया गया है। वहाँ कानून का अधिकांश भाग संहिताबद्ध नहीं है। इंग्लैंड की न्याय पद्धति कॉमन लॉ और स्वाभाविक न्याय पर आधारित है, किंतु इंग्लैंड का अधिकांश कानून असंहिताबद्ध है। कहने का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि वहाँ संहिताबद्ध कानून अस्तित्व में है ही नहीं। संसद द्वारा पारित अधिनियम तथा प्रत्यायोजित विधि निर्माण के अंतर्गत निर्मित कानून संहिताबद्ध ही हैं। अगला है इसके अंदर एक सी न्याय पद्धति का अभाव। तो ब्रिटिश न्याय प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग न्याय पद्धति प्रचलित है। इंग्लैंड और वेल्स में तो एक सी पद्धति है, परंतु स्कॉटलैंड में न्यायालयों का संगठन अलग प्रकार का है। उत्तरी आयरलैंड में जो अभी भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है न्याय पद्धति इन सबसे सर्वथा भिन्न है। तो वहाँ पर एक सी न्याय पद्धति का अभाव दिखाई देता है। अगला है निर्दोषिता की मान्यता का सिद्धांत। अंग्रेजी में कहावत है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभियुक्त अपने बचाव के लिए ये दलील नहीं दे सकता कि मुझे इस कानून के बारे में इसकी जानकारी नहीं थी और मुझसे इसका उल्लंघन हो गया। तो न्यायालय ये मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी कानूनों को न केवल जानता है बल्कि समझता भी है, पर साथ ही न्यायालय अभियुक्त की निर्दोषता की मान्यता भी विश्वास रखते हैं। जब तक अभियुक्त पर लगाए गए आरोप सिद्ध न हो जाएं तब तक उसे निर्दोष समझा जाएगा। और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का यह एक आधारभूत सिद्धांत है कि चाहे 10 अपराधियों को अपने किसी कुकृत्य का दंड न मिल पाए पर एक भी निर्दोष व्यक्ति कभी दंडित न हो।
तो निर्दोषता की मान्यता के सिद्धांत का आशय समझ गए आप कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे अमुक कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए ये मुझसे टूट गया। यदि आपने कानून तोड़ा है तो आप दोषी हो और आप दंडित भी होंगे। अगला है निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श। प्राय ये कहा जाता है कि न्यायालय के द्वार सभी के लिए खुले हैं, किंतु यह तभी संभव है जबकि हर व्यक्ति इतना सक्षम हो कि वह वकीलों की सेवाएं हासिल कर सके। निर्धन लोगों के लिए न्याय के समक्ष समता का कोई मूल्य नहीं है। कानूनी सहायता योजना लॉ सोसाइटी की देखरेख में चल रही है। इस सोसाइटी को सरकारी कोष से एक निश्चित धनराशि इस कार्य के लिए दी जाती है ताकि वह गरीबों को निःशुल्क एवं मामूली शुल्क लेकर वकीलों की सेवाएं प्रदान कर सके। तो इस प्रकार से निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श की व्यवस्था भी ब्रिटेन के अंदर की गई है। वकीलों की द्वैध व्यवस्था। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता वकीलों की द्वैध व्यवस्था है। प्रथम श्रेणी में विधि संबंधी परामर्श देने वाले अधिवक्ताओं को रखा जाता है, इन्हें सॉलिसिटर या अटार्नी भी कहा जाता है। और द्वितीय श्रेणी में बैरिस्टर को रखा जाता है। ये सॉलिसिटर द्वारा तैयार विषयों को न्यायालय में उपस्थित करते हैं एवं वादी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में वकीलों की द्वैध व्यवस्था है, एक तो सॉलिसिटर और दूसरी है बैरिस्टर। अगला है इसके अंदर न्याय व्यवस्था का वर्गीय झुकाव। इसके अंदर एलन बॉल ये कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के ऊपर के ब्रिटिश न्यायाधीश बैरिस्टरों में से चुने जाते हैं और तदनुसार वे उच्च मध्यम वर्ग के और अनुदार पृष्ठभूमि के होते हैं। अधिकांश न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं और जिन्होंने कभी ये नहीं जाना कि भूख व गरीबी क्या चीज़ है। इसलिए लास्की कहते हैं कि मजदूरों व आम लोगों से उन्हें सहानुभूति हो ही नहीं सकती। तो न्यायाधीशों का जो झुकाव होता है अपने वर्ग की या उच्च वर्ग की तरफ होता है। तो ये है ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की, ब्रिटिश विधि के शासन की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि विधि के शासन की सीमाएं क्या हैं या इन पर कौन कौन सी सीमाएं लगाई गई हैं या कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो ब्रिटेन में विधि के शासन को सीमित करती हैं। तो सबसे पहली है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डाइसी ने प्रतिपादित किया है कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। डाइसी के इस कथन के अनुसार ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई विवेकात्मक शक्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन में वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है और सरकारी अधिकारी और अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें, इस दृष्टि से वे अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है। ब्रिटेन में भी प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकात्मक शक्ति प्राप्त होने के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो जाती है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आप कानून के नियंत्रण में हो, दूसरे अधिकारियों को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना, यानी कि खुद ही वो कानून बनाने वाले हो गए। तो इस प्रकार से वो कानून से ऊपर हो जाते हैं। अधिकारियों की विवेकात्मक जो शक्ति होती है वे कानून के शासन को पर सीमाएं लगाती हैं। अगला है लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। सामान्य व्यक्तियों और लोक सेवा अधिकारी में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में भी लोक सेवा अधिकारियों को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 माह की अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए, अन्यथा वह काल तिरोहित हो जाती है, टाइम बार्ड हो जाती है। साथ ही साथ यदि सरकारी कर्मचारी पर चलाया गया अभियोग सत्य सिद्ध न हो सके तो अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका खर्च देना होता है। तो इस प्रकार से लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में ये दो जो विशेष स्थितियां हैं वो भी कानून के शासन को सीमित करती हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी लोक सेवा अधिकारी यदि किसी सामान्य नागरिक के विरुद्ध अपराध कर देता है तो सामान्य नागरिक लोक सेवा अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई अभियोग ले जाए तो विदिन 6 मंथ वो ले जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर यदि वो उस अधिकारी की शिकायत नहीं करता है तो वो घटना टाइम बार्ड हो जाती है, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, यदि कोई आम नागरिक किसी लोक सेवा अधिकारी के विरुद्ध केस कर भी देता है
और यदि वो आम नागरिक केस हार जाता है तो लोक सेवा अधिकारी उल्टा उसके ऊपर मानहानि का दावा लगा सकता है और पूरा खर्च उससे वसूल कर सकता है। तो इसलिए जो आम नागरिक है वो इन लोक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं करते और ये लोक सेवा अधिकारी आम नागरिकों का शोषण या कानून का उल्लंघन करते रहते हैं। अगला है प्रदत्त व्यवस्थापन। इन सबके अतिरिक्त पिछले लगभग 40-50 वर्षों में राज्य के कार्यों और उसके परिणामस्वरूप कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका द्वारा अपनी कानून निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंप दिया गया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते थे। ये प्रदत्त व्यवस्थापन भी विधि के शासन को सीमित ही करता है, क्योंकि विधि के शासन का प्रत्येक कार्य प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून अथवा संसदीय कानून द्वारा अधिकृत हो, किंतु प्रदत्त व्यवस्थापन की उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन स्वयं द्वारा निर्मित विधि के अनुसार ही कार्य करता है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन भी कानून के शासन को सीमित करता है। अगला है प्रशासनिक नियम और न्यायालय। तो विधि के शासन का एक पक्ष यह है कि सामान्य व्यक्ति और राजकीय पदाधिकारी दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय हों, किंतु व्यवहार के अंतर्गत वर्तमान समय में ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पिछली लगभग 2 पीढ़ियों में ब्रिटिश संसद में राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम और सड़क यातायात अधिनियम आदि के रूप में अनेक कानूनों का निर्माण किया है और इन कानून ने नागरिक तथा विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों को एक विशेष दिशा प्रदान की है, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरणों की ओर ही जाती है। इन प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा अर्धन्यायिक रूप में कार्य किया जाता है और अब इस बात को सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया है कि ये न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक और कम खर्च में कार्य करते हैं। इस प्रकार के समस्त प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के ऊपर न्यायाधिकरणों पर परिषद की स्थापना की गई है। इस परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति लॉर्ड चांसलर के द्वारा की जाती है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की कार्रवाई के नियम आधारित करने के संबंध में इस परिषद से परामर्श लिया जाता है और इस परिषद का कार्य सभी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कार्य का निरीक्षण करना होता है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक नियम और न्यायालय भी कानून के शासन को सीमित करते हैं। अगला है इसके अंदर सम्राट के विशेषाधिकार। तो इंग्लैंड में सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता, उसे वे कभी भी किसी भी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सम्राट अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने में भी स्वतंत्र है। तो सम्राट जो है कानून से परे है, क्योंकि उसे न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, न उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, न ही उसे न्यायालय में प्रस्तुत हाजिर होने के लिए कहा जा सकता है। तो अगला है इसके अंदर विदेशी शासक या राजदूतों पर लागू नहीं। देश के कानून का उल्लंघन किए जाने पर उन पर किसी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता, न ही किसी विदेशी जहाज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो विधि का शासन विदेशी शासकों एवं राजदूतों पर भी लागू नहीं होता, तो ये भी कानून से ऊपर होते हैं। अगला है गृह मंत्री का अधिकार। तो ब्रिटेन के अंदर जो है गृह मंत्री को ये अधिकार है कि वे किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश नागरिक होने का प्रमाण पत्र दे सकता है, किसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है या अवांछित विदेशी को देश से बाहर निकाल सकता है। इन सब कार्यों के लिए उसके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो ये गृह मंत्री के ये कार्य भी कानून से परे हैं। अगला है सैनिक दल के सदस्यों पर भी सैनिक विधियों का नियंत्रण होता है और उनका अभियोग सैनिक न्यायालय में ही निर्णित होता है। चिकित्सक सर्वसाधारण चिकित्सक परिषद के अधीन होते हैं और प्रतिष्ठित धर्मोपदेशक धर्मपरक न्यायालयों के। ये सभी तथ्य सामान्य कानून और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्र की सीमाओं को सीमित कर देते हैं। तो इस प्रकार से सारी ब्रिटेन के न्याय व्यवस्था या विधि के शासन को सीमित करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वास्तव में आज इंग्लैंड में उस रूप में विधि का शासन विद्यमान नहीं है जिस रूप में डाइसी के द्वारा उसका चित्रण किया गया है। आज इंग्लैंड में अनेक रूपों में इसका उल्लंघन किया जाता है और अब इंग्लैंड में बहुत अधिक सीमा तक प्रशासकीय न्याय का विकास हो रहा है। धन्यवाद।